हाँ, अभी तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी की, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन और इस तरह के हम लोगों ने और भी फिनोमेनन को स्टडी किया। इसके बाद न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी और उस थ्योरी को हम कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई भी लाइट सोर्स है, चाहे वो सन हो या किसी भी तरह का आर्टिफिशियल या नेचुरल लाइट का सोर्स हो, तो वहां से हमें लाइट मिलती है और लाइट मिलती है, इसका मतलब हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, एनर्जी हमारे पास आती है और इस बेसिस पे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ये सारे फिनोमेनन स्टडी किए। तो अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो लाइट वेव है ये इसका सोर्स क्या है और ये किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर करती है। अगर ये एनर्जेटिक है, एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब इसके पास जो एनर्जी है वो कहां से आती है। ये दो क्वेश्चंस हमारे मेनली क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। तो न्यूटन ने उसका आंसर देने के लिए एक थ्योरी दी जिसे हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं, और इसमें इन्होंने ये एज्यूम किया कि अगर हमारा कोई लाइट का सोर्स है, ये मान लीजिए जैसे सन हो गया, यहां से जो लाइट हम तक आ रही है वो स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में आ रही है। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को, इन स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने कॉर्पसल्स कहा। ठीक है, तो कॉर्पसल्स हमारे क्या हो गए, वेरी टाइनी पार्टिकल्स जो एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को ले जा रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने स्टडी की, तो उन्होंने अपने थ्योरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया कि एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये हमारा सोर्स है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और सभी डायरेक्शन में स्मॉल पार्टिकल्स को एमिट करता है कॉन्टिन्यूअसली इन ऑल डायरेक्शंस इन इट्स सराउंडिंग, और उस पार्टिकल्स को उन्होंने कहा कॉर्पसल्स। ठीक है, इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ गया कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब इन्होंने ये बताया कि ये जो कॉर्पसल्स होते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। ठीक है, और रिजिड होते हैं, मासलेस होते हैं, मतलब इनका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि ये जो कॉर्पसल्स होते हैं हमारे एयर में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बताई। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि इन कॉर्पसल्स की अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। जैसे एयर में ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा मीडियम आता है तो इनकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो जाएगी, ये बताया। फिर इन्होंने ये बताया कि ये जो कॉर्पसल्स है किसी भी लाइट सोर्स से आ रहे हैं, हमारे रेटिना पे ये जब हिट करते हैं तो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं और उस सेंसेशन को हम कहते हैं लाइट। तो लाइट की डेफिनेशन इन्होंने सिस्टम में दी। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमारे ये कॉर्पसल्स होते हैं इनकी साइज डिफरेंट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ इससे बड़े होते हैं, होते टाइनी ही है, लेकिन उसमें भी डिफरेंट साइज होती है इसकी, जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि वो कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनकी थ्योरी में दी गई, जिसकी हेल्प से उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन या इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव किया। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, देखिए न्यूटन ने मैकेनिक्स में और ग्रेविटेशन में बहुत सारा वर्क किया, तो उनका एक रिलेशन था 1/r²। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ते हैं तो वहां पे जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारी लाइट होगी, लाइट की जो इंटेंसिटी होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 1/r²।
इसका मतलब अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी उसकी कम होगी, और कैसे कम होगी, वो स्क्वायर की पावर के रेशियो के हिसाब से ही डिक्रीज करेगी। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई। अब इसके बाद देखिए क्या हो गया, इसके बाद इसको जब फर्दर स्टडी किया गया तो देखा गया कि अगर हमारा ये एक वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस, और ये एयर है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये लाइट ले आ रही है और ये रिफ्लेक्ट कर जा रही है, ठीक है, लेकिन यहां पे पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये रिफ्लेक्शन और इस रिफ्लेक्शन के बारे में एट वाटर सरफेस ये क्लियर कुछ नहीं बता पाया। तो एक ये इनका फेलियर हो गया, ठीक है। दूसरा फेलियर ये हुआ कि वेव के कुछ फेनोमेनन्स होते हैं जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन। इसमें देखिए क्या होता है, इंटरफेरेंस में हमारे पास ये दो ओपनिंग्स होती हैं, लाइट यहां से एंटर कर रही है और यहां से एंटर कर रही है, ये हमारे पास स्क्रीन है। तो इसके बाद अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको क्या होता है डिटेल में। तो ये देखा गया कि यहां पे कंप्लीट ब्राइट या कंप्लीट डार्क इस तरह का नहीं मिला। यहां पे हमें कहीं पे ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, फिर डार्क, इस तरह का एक पैटर्न मिला। तो ये पैटर्न क्यों मिल रहा है, इसके बारे में उन्होंने क्लियर कोई चीज नहीं बता पाए। दूसरा हमारा आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये हमारे पास एक सिंगल ओपनिंग है और ये लाइट है, तो इस लाइट को अगर यहाँ पे सोर्स है तो इस एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए था, इतना ही जाना चाहिए था अगर वो पार्टिकल्स के फॉर्म में जा रही है। लेकिन ये देखा गया कि ये लाइट यहां से इधर थोड़ा सा बेंड कर जाती है और इधर बेंड कर जाती है, तो ये हमें पोर्शन ये ब्राइट मिलता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि लाइट यहां पे मुड़ रही है, और मुड़ने का नेचर हमारा क्या है, वो वेव का नेचर है, ठीक है। जिस तरह से हमारी वाटर वेव्स होती हैं, किसी भी ऑब्स्टेकल से जब टकराती हैं तो मुड़ जाती है। इसका मतलब लाइट के पास वेव नेचर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो एक्सप्लेन करने में न्यूटन की थ्योरी फेल हो गई। इसके बाद क्या आया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी में इन्होंने ये कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन डेंसर मीडियम। जैसे इन्होंने मैकेनिक्स में वर्क किया तो साउंड में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाती है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। उसी बेसिस पे इन्होंने ये बताया कि लाइट जैसे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमें इसका जस्ट अपोजिट मिला कि रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी और डेंसर में कम होगी। तो ये भी एक फेलियर हो गया उनका। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई सोर्स है, जैसे एक सपोज कर लीजिए आप, एक बल्ब है हमारे पास और वो कॉन्टिन्यूअसली लाइट एमिट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ कॉर्पस्कल्स। तो कॉर्पस्कल्स इवन नेग्लिजिबल मास है उसका, लेकिन अगर उससे कोई चीज निकल रही, कॉर्पस्कल्स क्या हो रहे हैं, वहां से निकल ही तो रहे हैं, सोर्स है, वहां से टाइनी पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। अगर उनका मास नेग्लिजिबल भी है तो अगर हम काफी देर तक बल्ब को ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब कुछ तो निकला वहां से, उसका मास कुछ कम हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम उस बल्ब के मास को फिर से कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका मास वैसे ही है, इसका मतलब कुछ वहां से निकला नहीं। तो ये कॉर्पस्कल्स का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया ये भी यहां पे फेल हो गया। तो ये सारी चीजें थी जो न्यूटन ने अपनी थ्योरी में बताई। कुछ चीजें यहां से हमें एक आइडिया मिला, ठीक है। और इसके बाद मैक्सवेल ने इस थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कुछ पॉइंट्स यहां उन्होंने देखे कि इनके पॉइंट सही है और कुछ को और मॉडिफाई किया, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था कि लाइट का सोर्स क्या है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उस एनर्जी का सोर्स क्या है, किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन था कि लाइट किस चीज से बनी हुई है, क्या नेचर है इसका, वो क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड था। तो इसके बारे में अब नेक्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मैक्सवेल्स थ्योरी।